वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस चैनल पर सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी करते हैं और हमने सारी तैयारी बहुत ही अच्छे से की है। ये क्लास आने वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अब आगे होगा 24, 25 फर्दर आगे डेट्स में, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 22 और 23 दिसंबर में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस करेंगे, जो भी बच्चों ने मेरे को भेजे हैं, ताकि मैं आपको एक आइडिया बता सकूं कि आगे और अभी क्या करना है। बच्चों के मैसेज आते हैं कि हम मैम बहुत डर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि पेपर साइंस का थोड़ा लॉजिकल आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी पेपर आ रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो घबराना नहीं है। बच्चे, आप चाहे बच्चा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सबके बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हैं कि मैम सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है। अगर डीपली आपकी थ्योरी पढ़ी है, सारा प्रैक्टिस सेशन सब चीज़ अच्छे से करी है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन में भी आप आंसर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि 100% आ रहा है, लेकिन 70 to 80% काम आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 100% वाला पेपर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें इस बार 9th-10th की इंक्लूड कर दी हैं। और अब लास्ट टाइम में ऐसा नहीं है कि आप 9th-10th की बुक लेके बैठ जाएं और रिवीजन शुरू कर दें, वो टाइम नहीं है। अपना 8 तक का जितना भी थ्योरी कराई है, जितने भी प्रैक्टिस सेशन पेडागोजी कराई है, वो अच्छे से कर लें। वो भी अगर अच्छे से है तो 22, 23, 24 तक के नंबर जो हैं आप ले आएंगे। तो मेरी लास्ट में ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अब 9th-10th पर मत जाएं। जितना कर लिया है उसको ही डिटेल में अपना अच्छे से बहुत ही थोरली चीज़ों को पढ़ लें, और अगर हो सके तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लॉजिकल चीज़ें ही एग्जाम्पल के थ्रू लिखी होती हैं, तो हो सकता है थोड़ा माइंड आपका लॉजिकल भी सोचने लगे। ये मेरी तरफ से राय रहेगी। बाकी पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं कि 22 और 23 में साइंस के किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले मैं बोल दूंगी कि ये जो कैलोरीफिक वैल्यू का चार्ट है एनसीईआरटी में दिया है और थ्योरी में हमने पढ़ा था आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और इसको लर्न कर लें कि जैसे हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू प्लीज़ लर्न कर कर जाएं। थ्योरी में भी अच्छे से पढ़ी थी और अभी भी फिर से बोल रहे हैं कि इसको रिवाइज करके ज़रूर जाना है कि सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो काओ डंग की होती है और सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। बाकी आपको याद रखना है कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सेम होती है 45,000, और जो कैलोरीफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट होता है वो किलो जूल पर केजी होता है। इतनी बात तो आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू से आज क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 22 दिसंबर में पेपर हुआ साइंस में, वहाँ कैसे क्वेश्चन आए। देखिए, यहाँ मैं ये चीज़ें सीधी सीधी लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट कर कर आ रहे हैं, एग्जाम्पल कर कर आ रहे हैं कि जैसे एक बच्चा यहाँ जा रहा था, इस तरह की चीज़ हुई, तो बताइए उसको क्या करना चाहिए था, वहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ कौन सी अप्लाई करनी चाहिए थी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ध्यान से सोचेंगे तो आंसर दे देंगे, क्योंकि सब कुछ पढ़े हुए में से ही है। 9th-10th के 3-4 क्वेश्चन में लॉजिक लगे हुए हैं, तो उनको कोई नहीं, होते हैं तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके भी वहाँ टिक कर सकते हैं। लेकिन उसके चक्कर में जो आता हुआ है ना 70 to 80%, वो गलत नहीं करना चाहिए, वो आपका पक्का होना चाहिए। लास्ट टाइम में प्लीज़ 9th-10th के ऊपर ना जाएं। वो अब हम आगे देखेंगे जब हम आगे कभी तैयारी करेंगे फर्दर। जो 22 दिसंबर में क्वेश्चन बना था वो बना था विटामिन सॉल्युबल इन फैट, उससे रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन था। तो जो विटामिन सॉल्युबल है फैट में वो हैं आपके ए, डी, ई, के। प्लीज़ इन विटामिन के केमिकल नेम याद करके जाएं। जितना भी विटामिन से रिलेटेड है वो याद कर लें। लेकिन 22 में क्वेश्चन बना है, जो 23 में आज पेपर हुआ है वहाँ ये क्वेश्चन विटामिन से नहीं बना है। फिर भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आगे वाले सेटों में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाए। ये वो विटामिन है ए, डी, ई के जो फैट में सॉल्युबल हैं। लेकिन अगर अब किसी सेट में क्वेश्चन बन जाए कि विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, तो वो आप याद रखेंगे वो कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, जो कि आपके पानी में, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। 22 को एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से भी क्वेश्चन बना है, जो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि जो
एल्गी हैं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो फ्रेगमेंटेशन में करते हैं। तभी आपने पानी में, तालाब में देखा होगा जो हरा हरा ग्रीन ग्रीन जो है खूब सारा वहाँ पर फैला हुआ होता है, एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। तो एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। कुछ इस तरह का बच्चे ने बोला है, बाकी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो कोई भी बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पा रहा, लेकिन इतना बता पा रहे कि हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें एग्जाम में थी। अब जैसे ईस्ट से रिलेटेड भी पूछा, शायद मैचिंग करके आया हो कि ईस्ट कैसे करता है, तो ईस्ट जो है ये आपका एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। कैसे, बाय बडिंग। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो ये भी याद रखेंगे। जो ईस्ट है वो बडिंग के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। प्लीज़ अभी भी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे न्यू हैं, जिनका एग्ज़ाम थोड़ा लेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देंगे। हमने 28 क्लासेस करी हैं, जिनमें हमने 31 टॉपिक करे हैं। प्लीज़ उनको पढ़ के चले जाइए डीपली, और आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन भी कर लीजिए। प्रैक्टिस सेशन में भले ही हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करे हैं, लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तभी तो आप लॉजिकल भी सोच पाओगे, तो उन चीज़ों को अच्छे से कर लें। प्लीज़ मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बढ़िया सा स्कोर ले आएंगे, 22+ आप पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मैचिंग करके पूछी थी। हो सकता है ऐसे पूछा हो कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेटल क्या होते हैं आपके, उनमें क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस तरह से बच्चे ने बताया कि मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है उनकी मैचिंग पूछी गई थी आपकी एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा ये तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रीवियस ईयर का ही रिपीट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारा, उनका जो पूरे उसमें ऑर्गन होते हैं उनका सही अरेंजमेंट करना था। ये तो प्रीवियस ईयर में कराया भी है कि सबसे पहले आपके पेयर ऑफ किडनी होती हैं, उसके बाद यूरेटर ट्यूब्स होती हैं इस तरह से, और उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जहाँ पर आपका जो यूरिन है वो आता है, और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपका यूरेथ्रा होता है, जिसके माध्यम से जो आपका यूरिन होता है, वो टॉयलेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट भी पूछा गया। किडनी, यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, और फिर आपका यूरेथ्रा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने बताया कि ट्रांसपिरेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो ट्रांसपिरेशन है ये आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये पानी के लिए होता है, तो ये कूलिंग करता है प्लांट में। आपने देखा होगा प्लांट के आसपास क्या होता है, कूलिंग रहती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी को ही खींचा जाता है, पानी के ऊपर पानी को खींचा जाता है नीचे से, वो जड़ों से खींचता हुआ आपका कहाँ तक आता है, आपकी सारी पत्तियों तक आता है, और जितना पानी उसको फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है वो यूज़ कर लेता है, और बाकी जितना भी लगभग सारा ही पानी जो है वो वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसपिरेशन का फंक्शन होता है, जो काम क्या करता है, कूलिंग ऑफ प्लांट करता है, और पंपिंग वाटर करता है, और मिनरल देता है लीव्स को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें उस पानी की मदद से, और बचा हुआ पानी जो है वो बाहर चला जाता है लीव्स के माध्यम से ही। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में बना है। उसके बाद जो कैलोरीफिक वैल्यू है वहाँ से भी बच्चे ने बोला, तो इसलिए मैंने बोला कैलोरीफिक वैल्यू सबकी प्लीज़ अच्छे से पढ़कर जाएं। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर केजी, ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, ऐसे स्टेटमेंट में करके हो सकता है पूछ लिया जाए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। सीधी सी बात है कि जब मैं 1 kg का कोई भी ईंधन, कोई भी फ्यूल कंप्लीटली जला दूंगी, तो जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको जलाने में जितनी ऊष्मा प्रोड्यूस हुई, वही क्या होती है, उस फ्यूल की, उस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसका ऊष्मीय मान होता है। ये बात याद रखनी है, सिंपल सा है। जब 1 kg का कोई भी फ्यूल, जैसे यहाँ पर है पीछे देखिए, ये सारे क्या हैं, ये सब फ्यूल ही हैं, तो जब ये 1 kg के फ्यूल कंप्लीटली जल जाते हैं, कंप्लीट कंबस्टन हो जाता है, उसमें जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, वही क्या होती है, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उसके अलावा बच्चे ने बोला है कि इग्निशन टेम्परेचर से भी कुछ क्वेश्चन रिलेट करता हुआ है, वो शायद इसी में होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक वह मिनिमम टेम्परेचर, एक वह न्यूनतम ताप, टेम्परेचर, जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ जो है वो जलता है, वही उसका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी क्या है, एकदम फायर कैच कर लेता है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर, एक वो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो कोई पदार्थ है वो फायर कैच कर लेता है, तो वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ये आपको पता होना चाहिए।
प्रेशर से क्वेश्चन आ रहे हैं, दाब से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रेशर इज़ इन्वर्स टू एरिया ऐसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे जो प्रेशर होता है हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और फोर्स पर डायरेक्टली निर्भर करता है, फोर्स जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रेशर। बाकी डिटेल में तो हमने थ्योरी में पढ़ा ही है, ठीक है। तो इसमें मुझे ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेंस से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो आज क्वेश्चन आया ना 23rd में वो डायरेक्ट ही आ गया है, वो हमने थ्योरी में पढ़ा है, एनसीईआरटी में है, आपको देखने को मिलेगा। लेंस को थोड़ा सा लेवल हाई करना पड़ेगा, 9th-10th को मिक्स कर रहे हैं लेंस वाले जो टॉपिक है वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थे जो कुछ 22 में पूछे गए। अब हम देखते हैं आज जो 23rd को एग्ज़ाम हुआ किस किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर बने हैं। ज्वाइंट से क्वेश्चन आ रहा है, एक ज्वाइंट से क्वेश्चन आया है, तो ज्वाइंट को मैंने लास्ट में करा दिया था, आपको याद हो तो प्लीज़ वो ज्वाइंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, 28 क्लासेस में आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइंट से क्वेश्चन आया है। बाकी मास और वेट से एक क्वेश्चन आया है कि जैसे मून, ऐसी करके क्वेश्चन आया था कि मून पर जाने पर बताइए मास और वेट में क्या फ़र्क होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास होता है ना वो क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होगा वो उसका मास है। मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर अर्थ पर, सपोज़ मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर अर्थ पे जैसा है वही सेम स्ट्रक्चर मेरा मून पर होगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, मेरी नाक टेढ़ी हो जाएगी, मेरी आँख ऊपर हो जाएगी, नहीं। तो मास क्या है, एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप मून पर हो चाहे आप अर्थ पर हो, तो वो तो आपका कांस्टेंट ही रहना है। लेकिन जो वेट है वो आपका ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि मून पर ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है तो वहाँ वो कितना हो जाएगा, इसका 1/6 मतलब 10 kg ही रह जाएगा। तो वेट जो है वो चेंज होगा, लेकिन जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आज के एग्ज़ाम में था। एक रिएक्शन क्वेश्चन से बनी, तो ये तो बिल्कुल हमने बहुत ही बढ़िया से मेटल नॉन मेटल एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में अच्छे से ही पढ़ा है और पढ़ लिया होगा आपने अभी तक, और अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ ले। बाकी मैं एंड में भी मैंने ये ऐड कर दिया है ताकि जो न्यू बच्चे हैं एटलीस्ट वो यहाँ पर तो देख ही लें। एसिड फिनोल्फ्थलीन का जब रिएक्शन होता है, कुछ इस तरह से रिएक्शन दी गई थी कि कोई एसिड है और फिनोल्फ्थलीन के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो बताइए क्या होगा रिएक्शन। तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, वो कलरलेस रहता है, तो वहाँ पर फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज नहीं होता। जबकि जो फिनोल्फ्थलीन है बेस के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो वहाँ पर वो पिंक कलर देती है। ये अच्छे से याद रखना है। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन से क्वेश्चन था। बुआंट फोर्स से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन था देखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि एक लड़की है अपने सिर पर मटका लेकर जा रही है और हवा में, तो मटका जो है वो एयर में ही होगा, सीधी से उसके सिर के ऊपर है तो वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। और जब वो मटके को पानी में लेकर जाती है तो बताइए कहाँ उसे ज़्यादा उसको वेट लगेगा, कहाँ पर। तो सीधी सी बात है पानी में कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी में जब वो मटका गिरेगी तो पानी के नीचे से क्या होगा, जितना मटके का भार है, जितना वो मटका पानी हटाएगा नीचे से उतना ही क्या लगेगा, बुआंट फोर्स लगेगा। तो पानी में मटका ले जाना उसको आसान होगा। जैसे पहले ज़माने में होते थे जो दूध के कंटेनर वगैरह होते थे, वो लोग पानी में डाल के उनको ले जाते थे ताकि वो आसानी से चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर उनका जो भार है, जो वज़न है वो कम हो जाता था। क्यों, क्योंकि नीचे से पानी के क्या लगता है, बुआंट फोर्स लगती है। तो क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रहे हैं। रिवर्स स्पून का क्वेश्चन था आज की, रिवर्स जो स्पून होती है, ये तो एनसीईआरटी में क्लियरली थ्योरी में पढ़ा है और दे रखा है। रिवर्स स्पून जो होती है वो किसकी तरह काम करती है, तो वो आपकी कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है। स्पून का जो इनर हिस्सा होता है वो याद रखेंगे, वो कॉनकेव की तरह काम करता है। ये अब आपको याद करना है कि जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा होता है वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। और कॉनकेव मिरर में सब कुछ होता है, आपकी जो इमेज है वो रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, उल्टी भी बनती है, पास आने पर बहुत ज़्यादा सीधी और बड़ी भी बनती है। लेकिन जो चम्मच का ऊपरी हिस्सा होता है, या फिर हम बोलेंगे रिवर्स स्पून जो वाला हिस्सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर
उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, जिसमें जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी ही बनेगी, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी बनेगी, हमेशा आभासी होगी, मतलब स्क्रीन के पीछे होगी, किसी पेपर या स्क्रीन पर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वो हमेशा वर्चुअल होगी और साइज़ में कैसी होती है, छोटी होती है। और साइकिल की जो घंटी होती है वो भी आपकी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ही पर ही कार्य करती है। तो प्लीज़ ये पॉइंट आप याद रख लेंगे आगे के लिए। जैसे रिवर्स स्पून पूछा गया, इस बार हो सकता है इनर सरफेस का पूछ लिया जाए, तो वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आज पूछा गया था उसमें वो कॉन्वेक्स मिरर जो है वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़कर जाएं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बना था इचिंग प्लस अप्लाइंग, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि मतलब एक इस तरह से कुछ क्वेश्चन था कि कोई झाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर किसी व्यक्ति को कुछ काट लेता है तो उसको इचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है। तो बताइए, और फिर वो कुछ अप्लाई करेगा तो वहाँ पर वो जलन किस वजह से हो रही है और उस पर वहाँ क्या अप्लाई करेगा। तो देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बात एसिड और बेस की ही हो रही है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए किस तरह से फ्रेम कर दिया। तो कुछ इस तरह से फ्रेम करके क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ईचिंग किसकी वजह से होती है, एसिड की वजह से होती है। जैसे आंट वगैरह हमको काट लेती है तो उनमें एसिड होता है, तो वो ईचिंग इसी वजह से हो रही है, एसिड की वजह से। अप्लाई हम क्या करते हैं, हमेशा बेस करते हैं। पानी जो हमारा स्टमक होता है उसमें अगर HCl एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ईचिंग, जलन किसकी वजह से हो रही है, एसिड की वजह से हो रही है। अप्लाई आप क्या करेंगे, बेस करेंगे, और कुल मिलाकर रिएक्शन क्या हो गई आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो कुछ इस तरह का भी एक क्वेश्चन था, बाकी मैंने बता दिया अपने लेवल पर कि किस तरह से क्वेश्चन रहा होगा। नेप्थलीन बॉल, ये भी एक बच्चे ने बताया, मुझे पता नहीं है नहीं है, बट ये तो पढ़ा हुआ ही है। नेप्थलीन बॉल कहाँ से ऑब्टेन होती है, ये कोल तार से ऑब्टेन होती है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़ वायर है, वहाँ से एक क्वेश्चन बना है कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़ वायर क्या होती है। तो जो फ्यूज़ वायर होता है ना, उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एकदम ब्रेक हो जाता है जैसे ही उसको टेम्परेचर हाई मिलता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से। तो अभी के लिए इतना याद रखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और हाई कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का जो करंट है वो अपने अंदर ये ले सकता है, ताकि उसी के बाद ये ब्रेक करता है। तो हाई कंडक्टिविटी यहाँ पर होती है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब चल रहा है। फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ रहा है और फ्रिक्शन में मैं नहीं समझती बच्चे गड़बड़ करेंगे। फ्रिक्शन तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, कैसे भी घुमा के आपसे पूछ ले तो आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो सीधी सी बात ये है कि थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। लॉजिकल किस तरह से आ रहे हैं वो भी मैंने आपको आज अच्छे से समझाया। उसके अलावा एक बच्चे ने मेरे को बताया कि इस तरह का क्वेश्चन था कि जो स्मृति थी उसका जो गैल ब्लैडर है वो रिमूव कर लिया गया सर्जरी से। शी इज़ एडवाइज बाय द डॉक्टर नॉट टू ईट फूड रिच इन सर्टेन न्यूट्रेंट। देखिए जब गैल ब्लैडर निकाले जाता है, मेरी मम्मी का एक्चुअली में गैल ब्लैडर निकला है तो सर्जरी से, तो उनको फैटी एसिड, जितने भी फैटी रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो फूड होते हैं उनको खाने के लिए मना होती है। तो बाकी ऑप्शन में कैसे था वो देखना पड़ेगा। बाकी जितने भी फैटी सब्सटेंसेस हैं वो हम ईट नहीं करते जब किसी व्यक्ति का गैल ब्लैडर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन था। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर सेट में बन रहा है। लिटमस के बारे में इतना याद रखना है, जब ये एसिड के साथ एसिड सॉल्यूशन में ऐड होता है तो ये ब्लू को रेड कर देता है और बेसिक में क्या कर देता है, ये रेड को ब्लू कर लेता है। स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। टर्मरिक जो हल्दी होती है वो रेड हो जाती है बेस में। जैसे साबुन क्या होता है, बेस होता है। जैसे हम हल्दी पर जैसे कोई शर्ट पर हल्दी लगी है उस पर जैसे आपने साबुन मसला तो होगा क्या, वो देखेंगे आप, वो रेड हो जाएगा। तो टर्मरिक क्या कर देती है, बेसिक को रेड कर देती है। जितने भी चिकने वाले सब्सटेंस होते हैं वो बेसिक होते हैं जैसे साबुन वगैरह। उसके बाद जो एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता, उसमें ये येलो ही रहेगी क्योंकि टर्मरिक का जो कलर माना गया है वो येलो। बाकी एक रिएक्शन आप याद रखेंगे क्योंकि रिएक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है। जब भी हाइड्रोक्साइड लिखा होगा तो समझ जाइएगा वो बेस की बात हो रही है। तो जब एसिड हो गया और बेस हो गया, इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमको क्या मिलता है, तो हमको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और यहाँ से हमें सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो मिल जाता है।
तो सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl क्या है, ये आपका सॉल्ट है। तो प्लीज़ ये रिएक्शन जो है वो याद कर लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में ये रिएक्शन ही बन जाए, क्योंकि एसिड बेस का भी मैंने पीछे आपको बताया कि इस तरह से यहाँ पर देखिए ईचिंग वाला जो क्वेश्चन था ये कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन था, तो आगे हो सकता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। उसके अलावा फिनोल्फ्थलीन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिनोल्फ्थलीन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब ये एसिड के साथ जाते हैं, जैसे एसिड हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पर इनका कलर जो है वो वही रहता है। फिनोल्फ्थलीन जो है क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट में ही माने जाते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता, तो वहाँ पर वो कलर लेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बेसिक सॉल्यूशन के साथ इनमें ऐड होना शुरू हो जाते हैं या बेसिक सॉल्यूशन इनमें डाले जाते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर क्या होता है, इनका कलर जो है वो पिंक में चेंज होने लगता है। तो फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ रिएक्शन वहाँ पर नहीं करते, लेकिन जो बेस होता है वो उनके साथ रिएक्शन करते हैं फिनोल्फ्थलीन, और क्या कलर देते हैं वहाँ पर, वो पिंक कलर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया 22-23 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन। प्लीज़ बच्चा लोग घबराना नहीं है, ये घबराने का टाइम नहीं है। अपने ऊपर क्या रखना है, इस टाइम में भरोसा रखना है, बिलीव रखें, थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिस सेट जो आ रहे हैं वो करते चले जाएं। भले ही चाहे उन प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब तक डायरेक्ट चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जिनका आगे फर्दर एग्जाम होना है। बाकी ऐसे मैं एनालिसिस जो है आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।